ओके स्टूडेंट्स, तो ये सवाल पिछली क्लास के सीक्वेंस में है। मैंने एक सॉलिड स्फीयर लिया है, उसके सेंटर को पकड़ के अपन F4 से खींच रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आप सेंटर को पकड़ के कैसे खींच सकते हो। तो उसका तरीका है मेरे पास। स्फीयर को भी दिखा सकते हैं। ये रहा एक स्फीयर, उसके अंदर से इस तरह से एक्सिस निकाली एंड वी कैन क्रिएट सच अ स्ट्रक्चर एंड देन वी कैन पुल इट लाइक दिस, है ना, ऑन अ फ्लोर। तो ऐसे आप खींचेंगे तो ये लुढ़कता हुआ आ जाएगा। सो एक सॉलिड स्फीयर के सेंटर को अपन F4 से पकड़ के खींच रहे हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। पूछा गया है ACM अल्फा म्यू मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर इट टू प्योरली रोल। पिछली बार मैंने एक प्योरली रोल टर्म इंट्रोड्यूस की थी पिछले क्लास में। एंड ऑल्सो व्हाट इज आस्क्ड हियर इज के टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन कितना है। तो अब अपने को बहुत ज़्यादा तो आइडिया है नहीं इस सवाल के अंदर कि क्या एक्सीलरेशन होना चाहिए, क्या फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, इस तरह का हमें कोई जानकारी नहीं है। तो ठीक है, करते हैं शुरू। ये सेंटर पे F फोर्स लग रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 100% बाय विजुअलाइजेशन एस्पेक्ट हम कह सकते हैं कि ACM ऐसा होगा और अल्फ़ा ऐसा होने वाला है। फ्रिक्शन, अगर मैं COM के अबाउट टॉर्क चेक करता हूँ, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क चेक करता हूँ, तो फ्रिक्शन इज़ द ओनली वन जो इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो फ्रिक्शन को पीछे लगना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि घुमाने वाला कोई है ही नहीं। तो इसलिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्लियर कट पीछे की तरफ होगी। पहली इक्वेशन लिखूंगा मैं, F माइनस एफ इज इक्वल टू MACM, स्टैंडर्ड इक्वेशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। उसके अलावा मैं अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखने वाला हूँ। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूंगा तो जाहिर सी बात है कि F का टॉर्क 0 हो जाएगा, सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क लगेगा। सो F इंटू आर इज इक्वल टू 2/5 mr² अल्फ़ा। ये दो इक्वेशंस तो अपनी स्टैंडर्ड हो गई, है ना। इसके अलावा प्योर रोलिंग की कंडीशन, क्योंकि प्योर रोल कर रहा है, रफ लिखा है ना सफिशिएंट। सो प्योर रोलिंग की कंडीशन कहती है कि ACM इज इक्वल टू अल्फ़ा आर, एंड देयरफॉर ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है, इसमें आर और आर काटेंगे और इस आर अल्फ़ा को क्या लिख देंगे, ACM। सो आई गेट टू राइट द सेकंड इक्वेशन लुक लाइक दिस। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी सेकंड। इसको सॉल्व करके मैं ACM निकाल सकता हूँ। एंड स्टूडेंट्स, ACM की वैल्यू जो है वो आएगी, ACM इज इक्वल टू, वो आप कैलकुलेट करिए, मैं यहाँ लिखता हूँ, यू कैन पॉज मी। उसके अलावा फिर फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे अपन यहाँ पे, है ना। और इसमें टॉप पॉइंट का एक्सीलरेशन पूछा है, तो टॉप पॉइंट का एक्सीलरेशन कितना होगा। टॉप पॉइंट पे अगर आप देखो तो टॉप पॉइंट पे ACM भी इधर है प्लस अल्फ़ा आर भी इधर है। तो ACM और अल्फ़ा आर ऐड होंगे और ACM और अल्फ़ा आर तो बराबर भी हैं। सो व्हाट इज़ द एक्सीलरेशन ऑफ द टॉप पॉइंट, इट इज़ गोइंग टू बी 2 ACM। तो अगर ACM आ गया तो उसको डबल कर देंगे तो वो आंसर भी आ गया अपने पास। ऑलराइट, सो दिस इज़ द डेटा विच आई हैव ऑब्टेन्ड फॉर यू। तो टॉप पॉइंट का एक्सीलरेशन तो हो जाएगा 10F/7m, फ्रिक्शन 2F/7 आ ही चुका है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना कम से कम चाहिए। तो इन द वर्टिकल डायरेक्शन देयर इज़ नो एक्सीलरेशन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की हमेशा एक बात आपको बताई गई है, स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू द अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी कितनी होगी, म्यू इंटू नॉर्मल। एंड व्हाट इज़ म्यू नॉर्मल, म्यू तो म्यू, नॉर्मल की जगह क्या डालोगे आप, mg। तो इससे आपके पास एक इक्वेशन निकल के आएगी एंड दैट इक्वेशन विल बी, मतलब आप इसको इसके साथ डील करें, है ना। तो यू क्लियरली गेट दैट, यहाँ लिख देता हूँ, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2F/7 mg। फ्रिक्शन जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए। तो सारे आंसर्स आपके सामने बखूबी आ गए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन सिमिलर। अब देखिए, एक डिस्क है, हाफ mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड कर रखा है मैंने। एक डिस्क है, उस डिस्क के सर्कमफेरेंस पे एक रस्सी लपेटी हुई है और वो रस्सी को इस तरह से अपन डाउनवर्ड्स खींच रहे हैं, नीचे की तरफ खींच रहे हैं, है ना। तो ये रोल करेगा। तो सवाल सिर्फ इतना है कि व्हाट इज़ द म्यू मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर प्योर रोलिंग। ओके, तो इसको जरा अटेम्प्ट करें, थोड़ा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। व्हेन यू पुल इट डाउन देन ऑल्सो इट इज़ गोना गो आई कैप की डायरेक्शन में जाएगा और क्लॉकवाइज रोल करेगा, है ना। तो आई होप कि प्रश्न आपको ठीक से समझ में आया होगा। इट्स अ डिस्क, एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर रस्सी लपेटी हुई है और उस रस्सी को अपन इस तरह से नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं। जब नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो ये रोल कर सकता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जो इसका एक्सीलरेशन है वो आई कैप की तरफ होगा और क्लॉकवाइज ये घूमेगा। तो हमें म्यू मिनिमम चाहिए यहाँ पे। तो क्लियरली अब हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखना होगा। फ्री बॉडी डायग्राम के नाम पे आप क्या करेंगे, तो ये गोला बनाएंगे। एक फोर्स तो हमने लगाया mg डाउनवर्ड्स ऐसा। उसके अलावा जो इसके ऊपर फोर्सेस हैं वो होंगे, एक तो इसका खुद का वेट,
है ना, वेट तो सबका होता ही है। ज़मीन से नॉर्मल रिएक्शन। उसके अलावा अब मैं थोड़ा सा इस फील्ड के आधार पे चलता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू एक्सेलरेट लाइक दिस, ऐसे ही आगे जाएगा एसीएम से और ऐसे ही अल्फा से घूमेगा। तो अब मेरे को जो फ्रिक्शन है दैट हैज़ टू बी टेकन केयर। फ्रिक्शन हमें सोचना पड़ेगा कि फ्रिक्शन इस पर किधर लगेगा। तो पीपल, फ्रिक्शन के बारे में ये है कि अगर मैं देखता हूँ कि इसको ये एसीएम प्रोवाइड करने वाला कौन है, द हु इज़ फोर्सिंग द स्ट्रक्चर टू गो इन द राइट साइड, देयर इज़ नो फोर्स, और फील आ रही है मुझे कि जब मैं इसको नीचे खींचूंगा तो ये क्लॉकवाइज घूमता हुआ राइट साइड जाएगा। तो घूमने वाली फील तो मुझे इससे आ रही है, घुमा तो ये देगा, लेकिन आगे कौन लेकर जाएगा इसको, तो आगे कोई ले जाने वाला है ही नहीं, एंड दैट इज़ वाई द फ्रिक्शन विल हैव टू प्ले दिस रोल। फ्रिक्शन लगेगा इस पर ऐसे। तो ये तो आपका बनता है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियरली सिंस देर इज नो एक्सिलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो आप कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू बी mg प्लस mg विच इज़ 2mg। तो नॉर्मल की तो वैल्यू ही आ गई। इसके अलावा राइट साइड में फ्रिक्शन इज द ओनली वन जो इसको धक्का देके उधर लेके जा रहा है, मास इसका m है, सो f द ओनली f इज रिस्पॉन्सिबल फॉर MACM, सेंटर ऑफ मास का आई कैप में एक्सेलरेशन है। उसके अलावा अब जो इक्वेशन मैं लिखूंगा वो होगी टॉर्क की इक्वेशन। इफ आई राइट द टॉर्क इक्वेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास, देन द ओनली ओनली नहीं, दो लोग हैं, एक तो ये mg घुमा रहा है क्लॉकवाइज जो कि अल्फा के साथ मैच करता है, और फ्रिक्शन घुमा रहा है उल्टा। तो mg जो कि r डिस्टेंस पे लग रहा है वो मैंने ले लिया, माइनस फ्रिक्शन जो कि r डिस्टेंस पे लग रहा है इज आई अल्फा m/2 r² अल्फा। तो ये दो इक्वेशंस हमारी तैयार हो जाती हैं। अगेन प्योर रोलिंग की क्या कंडीशन है, ये तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सो ACM इज इक्वल टू अल्फा आर, ये आपकी प्योर रोलिंग की कंडीशन होगी, प्योर रोलिंग। अभी अपन मोस्टली प्योर रोलिंग वाले सवाल ही कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको सिंपली सॉल्व करने का तरीका होता है, सिंपली सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि ये जो इक्वेशन आपने लिखी है इसमें से इस r को और एक r को ऐसे काट देते हैं अपन यूजुअली, है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, एंड देन व्हाट वी कैन गेट इज़ हमारे पास दो सेट ऑफ इक्वेशंस आ जाती है, और उसको फिर अपन को सिंपली ऐड करने से भी काम चल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी f है और यहाँ पे भी f है। तो एक तो मैं एक r काट दिया तो अभी r अल्फा बच गया, तो इसको मैं लिख दूंगा ACM, इसको मैं ACM लिख दूंगा। उसके बाद f की वैल्यू यहाँ पे फीड कर दो या दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो। सो क्लियरली मेरे को इसको सॉल्व करके जो ACM है उसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज ऑफकोर्स MACM, तो वो भी मैं निकाल लूँगा। ये दो वैल्यूज़ मैं आपसे चाहूँगा कि इसको सॉल्व करके आप निकालें, मुझे पॉज कर दें। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ACM आपके पास आएगा 2g/3 और फ्रिक्शन देयरफॉर आएगा 2/3 mg, ये फ्रिक्शन आएगा। एंड क्लियरली फ्रिक्शन की एक सिंपल कंडीशन है, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू n, ये आपकी एक कंडीशन होती है, और n आप यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो ये n यहाँ पे ठूस देंगे, तो इससे आपके पास मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो आना है वो आएगा म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपका आंसर है फाइनली इस क्वेश्चन का। तो कितना आ रहा है, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे n की जगह आप 2mg भर दीजिए, है ना, 2mg, तो हमारे पास 1/3। सो पीपल दिस इज गोना बी द फाइनल आंसर, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। Yet another question, what to notice is देर इज़ अ डिस्क, अगेन एक डिस्क है जिसके सेंटर से एक रस्सी जा रही है, और ये अपनी वो पुरानी वाली पुली है, न्यूटन्स लॉज वाली स्मूथ पुली, ये घूमती नहीं है, इसके ऊपर से रस्सी स्लिप होके जाती है और ये मास लटका दी। तो अव्वल तो अपन पहले अब तक इसको खींच खांच रहे थे, अब अपन ने मासेस लटका दिए, तो एक लेवल और अपन आगे बढ़े। तो इनको कैसे डील करना है, देखिए इसमें कंस्ट्रेंट मोशन भी लगेगा। वेरी ऑब्वियस है कि जो एक्सेलरेशन इस मास का है वही रस्सी का है, वही इस रस्सी का है, और वही इस सेंटर का है ना, इस सेंटर का जो एक्सेलरेशन है वही इस पूरी रस्सी का और वही इस मास का है। तो इस सवाल को मैं कैसे डील करूँगा, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द सिचुएशन मैं क्लियरली ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। दिस इज़ अवर डिस्क, इस डिस्क के सेंटर पे एक टेंशन T लग रही होगी, और ये ऑफकोर्स आगे जा रहा होगा A से, ACM से, और रोटेट कर रहा होगा ऐसे अल्फा से, ठीक है। अब क्लियरली मैं इतना समझ चुका हूँ कि अगर मैं COM के अबाउट टॉर्क, अच्छा वर्टिकल फोर्सेस मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वेट और नॉर्मल आपस में बैलेंस्ड है, और उसने पूछा अपने से व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द हैंगिंग मास, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा। ये मैं कैसे सोच पाया, इफ़ आई लुक आउट द टॉर्क ऑन द स्ट्रक्चर अबाउट सेंटर ऑफ मास, देन आई फील दैट देर इज नो वन टू रोटेट, सो फ्रिक्शन हैज़ टू प्ले दैट रोल। अच्छा, जो इस यहीं से, क्योंकि ये जो रस्सी है वो सेंटर से ही आ रही है, तो सेंटर का एक्सेलरेशन एज इट इज़ रस्सी को अलॉट कर दो आप, क्योंकि भाई जिस एक्सेलरेशन से ये पॉइंट चलेगा उसी से तो ये रस्सी चलेगी। तो जो ब्लॉक लटक रहा है उसका भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या होने वाला है, ACM के बराबर होगा, हमेशा ACM के बराबर नहीं होता है। सो ये आपके दोनों फ्री बॉडी डायग्राम कंपाइल और कंप्लीट हो गए। तो मैं 3 इक्वेशन यहाँ पे देख पाता हूँ।
अच्छा, पहली इक्वेशन एक सटी सटाई है क्योंकि प्योर रोलिंग है, इसलिए ए सी एम इज इक्वल टू अल्फा आर, ये इक्वेशन अपनी एक फिक्स है। प्योर रोलिंग जहाँ भी हो रही है वहाँ पे ए सी एम इक्वल टू अल्फा आर, वेयर आर इज़ द रोलिंग रेडियस, और यहाँ पर तो रोलिंग रेडियस और सर्कमफेरेंस एक ही बात है। रही बात इसकी, तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए सी एम। सी ओ एम के अबाउट अगर आप टॉक देखोगे तो टेंशन का टॉक तो खत्म हो गया, सो एफ इंटू आर इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन नंबर जो सेकंड मैंने लिखी इसको थोड़ा सा मैं सुधारना चाहूँगा, ये वाला आर और एक आर कम हो जाता है और आर अल्फ़ा को आप क्या लिख सकते हो, ए सी एम। तो इस इक्वेशन की शक्ल तयसूरत ऐसी हो जाती है, m/2 है ना, थोड़ा सा ऊपर सरका देता हूँ इसको, m/2 ए सी एम, ये इसकी शक्ल हो जाती है। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास माहौल ये बन चुका है कि हमें f इज इक्वल टू एम ए सी एम बाई 2 ये इक्वेशन, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। तीसरी इक्वेशन आपकी इसकी लटकेले ब्लॉक की हो जाएगी, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए सी एम। बस अब क्या करना है, अब तो कोई बड़ा मसला नहीं है। ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, अगर आप इन तीनों डब्बाबंद इक्वेशन को ध्यान से देखो तो मेरे हिसाब से हम में से कई लोग ये सोच पा रहे होंगे कि इन तीनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड करने से हमारा काम चल जाएगा, है ना। अगर अपन इसको सिंपली ऐड कर देंगे ना तो भी अपना काम दौड़ता हुआ चलेगा, कोई रोक टोक नहीं है। एक सेकेंड, ठीक है। तो अब मैं रियली चाहूँगा कि एक बार आप मुझे पॉज करके इस इक्वेशंस को ढंग से देखें कि अपन ने क्या लिखा है। ये द फंडामेंटल इज कि जो एक्सीलरेशन इस पॉइंट का है वही इस रास्ते का है, वही इस पूरे रास्ते का है, वही इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो ए सी एम इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो मैंने यूज़ किया, और ए सी एम इक्वल टू अल्फा आर तो अपनी इक्वेशन होती है। तो इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो टी और टी कट जाएगा, एफ और एफ कट जाएगा, सिर्फ एम जी बचेगा एक तरफ, तो और उस तरफ बचेगा 2 और आधा 2.5। तो ए सी एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/5 जी, 2/5 जी। सो दिस इज गोना बी द ए सी एम एंड दैट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक। ओके, हैंगिंग ब्लॉक का ही तो एक्सीलरेशन पूछा है, तो वो भी आ जाएगा आपके पास। ऑल राइट, चीज़ें अगर समझ में आने लग जाए तो आनंद ही कुछ और होता है। आई होप कि हम भी ऐसा ही सोच रहे होंगे। ये देखिए, थोड़ा सा बदलाव, इस बार रस्सी सेंटर से नहीं आ रही, इस बार रस्सी सर्कमफेरेंस से आ रही है ना। ये इस तरह का सवाल हो सकता है, मतलब जैसे ये कोई पुली है, थोड़ी इसकी डबल लाइन इस तरह का, समथिंग लाइक दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ दिस। 3D में अगर आप सोचो तो ये समथिंग लाइक दिस है, इस तरह का ऐसा सवाल है। तो हाउ टू केटर दिस, इसको अपन कैसे मज़ेदार तरीके से निपटा सकते हैं, ये हमारा पीस ऑफ कंसर्न है। एफबीडी बनाता हूँ, इस डिस्क का एफबीडी ये रहा, और इस पे एक फोर्स लग रहा है टेंशन टी, क्लियरली फील आ रही है। ए सी एम एंड अल्फ़ा ऐसे होंगे, है ना, ए सी एम एंड अल्फ़ा ऐसे होने वाले हैं। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अब आप देखिए, ये टेंशन ए सी एम भी देने जैसी हालत में लग रहा है, मतलब इफ़ इट इज़ इन द राइट साइड तो ये टेंशन ए सी एम दे सकता है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट में देखूँ तो ये टेंशन क्लॉकवाइज घुमा भी देगा। तो एज सच फ्रिक्शन को लेके मेरे पास कोई श्योरिटी नहीं है कि फ्रिक्शन क्या चीज़ देना ही जरूरी है, ये चीज़ तो मेरे पास है ही नहीं है तो फ्रिक्शन से ही लेनी पड़ेगी, ऐसा कोई समस्या नहीं है। तो ठीक है, फिर आपकी मर्जी है, जिधर फ्रिक्शन ले लो, वो विद गट फीलिंग। तो लेटर से मैंने फ्रिक्शन पीछे लगा दिया, एज सच कोई फ्रिक्शन का कोई शॉर्ट जॉब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने किसी एक डायरेक्शन में तो मुझे लेना ही था, है ना। तो ये मैंने एफ बी डी बनाया। इसका इक्वेशंस क्या बनेगी इसकी, टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए सी एम पहली। दूसरी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप टॉक लेंगे तो टी इंटू आर प्लस एफ इंटू आर, क्योंकि इस बार आप देखो इस पॉइंट के अबाउट टेंशन और फ्रिक्शन समान दिशा में घुमा रहे हैं, समान दिशा में घुमा रहे हैं, तो इन दोनों का टॉर्क जो है वो हमारा एडअप होगा। तो ये दो इक्वेशन हो गई। तीसरी इक्वेशन हमारी एक होती है ए सी एम इज इक्वल टू अल्फा आर, ये प्योर रोलिंग की हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है, वेयर आर इज द रोलिंग रेडियस। अब आपको यहाँ पर एक गेम खेलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है समझना ये पड़ेगा इस केस में कि अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन मुझे पता चल जाए तो वही एक्सेलरेशन इस पूरे रास्ते का होते हुए ब्लॉक का होगा। एंड व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द टॉप पॉइंट। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूँ तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर ए सी एम है तो हर पॉइंट का, तो अर्थात टॉप का भी एक्सेलरेशन ए सी एम तो होगा ही होगा, और जिस हिसाब से रोटेट कर रहा है रोटेशन के हिसाब से भी इसका एक्सेलरेशन फॉरवर्ड ही आएगा टॉप पॉइंट पे। सो आई हैव टू एक्सेलरेशंस एट द टॉप पॉइंट टू बी सिंपली एडेड विद द मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट, एंड ए सी एम और अल्फा आर सपट जुड़ेंगे, अर्थात इस टॉप पॉइंट का एक्सेलरेशन, व्हाट इज ए टॉप,
ए टॉप होने वाला है ए सी एम प्लस अल्फा आर, और चूंकि अल्फा आर और ए सी एम बराबर हैं तो ये चीज़ क्या हो जाएगी 2 ए सी एम। इट मीन्स द एक्सेलरेशन ऑफ द टॉप पॉइंट पर्सनली, टॉप पॉइंट का एक्सेलरेशन 2 ए सी एम है, वही इस रस्ते का है और वही इस ब्लॉक का है। एंड देयरफॉर द ब्लॉक्स फ्री बॉडी डायग्राम विल बी एम जी टेंशन के अलावा इसका एक्सेलरेशन होगा 2 ए सी एम। ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसकी इक्वेशन मेरी आ जाती है एम जी माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम इंटू 2 ए सी एम के अलावा ये मेरी प्रथम इक्वेशन है, इसको मैं सुधारूंगा, आर आर काटेंगे तो ये आएगा टी प्लस एफ इज इक्वल टू एम। अच्छा, एक आर कट के ये आर अल्फा बचेगा, आर अल्फा को मैं ए सी एम लिख दूंगा तो ये एम ए सी एम बाई 2। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन पीपल। ओके, दिस इज फ्रीज हो गया था, आई हैव रिमूव्ड इट। तो आप देखिए मैंने ये आर और ये आर काटा, ये आर से, और आर अल्फा जो है इसको मैंने क्या लिखा ए सी एम। तो अगर ये ए सी एम है सो देन आई गॉट दिस इक्वेशन टी प्लस एफ इज इक्वल, तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई और थर्ड इक्वेशन मेरे पास ही लिखी हुई है। अब यहाँ पे एक पंगा है, पंगा ये है कि मैं सपट इन तीनों को ऐड करूँगा ना, इन तीनों डब्बाबंद इक्वेशन को, तो एक छोटी सी समस्या है। अपनी ऐसे गंदी आदत नहीं पालनी कि तीनों जोड़ लिए, धनाधन तीनों जोड़ने, ऐसा नहीं होता। अगर आप नोटिस करो यहाँ पे तो इन दोनों को जोड़ने से एफ और एफ तो चला जाएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने से 2t जनरेट होता है, 2t, और यहाँ पर एक ही टी है। तो या तो आप मैथमेटिकली स्मार्टनेस यूज़ करके इसको इंटू 2 करके फिर तीनों को ऐड करो, है ना। तो इफ़ यू कैन विजुअलाइज इट हैपनिंग देन तो इट्स फाइन, है ना। अदरवाइज आप इनको एक के नीचे एक रख के देखो एंड देन सिस्टमेटिकली कर लो। तो यदि आप इसको इंटू 2 करके फिर इन तीनों को जोड़ते हो, है ना, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, है ना। तो इंटू 2 करके जब तीनों को जोड़ोगे तो उधर तो सिर्फ 2 mg बचेगा LHS में, और RHS में 1 आधा और 4, तो 5.5 हो जाएगा इस तरफ। तो क्या आंसर आता है ACM का, जस्ट फाइंड आउट। क्योंकि एक और बात ध्यान रखना, उसमें पूछा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द हैंगिंग मास, तो अपना आंसर 2 ACM है, ACM नहीं अपना आंसर 2 ACM है, नीडलेस टू इसको देखना जरा, 2 ACM है। तो व्हाट इज ACM हियर, दैट हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड बाय यू। मुझे पॉज करके कैलकुलेट करो। ACM आता है 4g/11। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर विल बी 8g/11, 8g/11 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ें अपने दिमाग में एंट्री ले रही हैं। देखिए, ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम समझना आज का हमारा अचीवमेंट होगा, है ना। इस स्ट्रक्चर को आपने देखा होगा अपने घर में, स्टोर रूम में पड़ा हुआ अभी भी मिल जाएगा आपको। एज द जनवरी इज़ अप्रोचिंग, ये वाली चीज़ अपने घर में अपने को ज़रूरतमंद महसूस होना शुरू हो जाती है। इसको स्पूल कहते हैं, वैसे हम लोग ऐसे स्पूल नहीं कहते हैं, लेकिन कहा इसको स्पूल जाता है। तो ये स्पूल है, इसमें आप समझ सकते हैं कि जो धागा लपेटा गया है वो एक छोटे सिलेंडर, छोटे रेडियस पे लपेटा जाता है, और साइड में 2 बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। इन दोनों साइड के जो हैंडल्स हैं इसको इग्नोर कर दो, ये हमारे लिए किसी काम के नहीं है। कौन कौन सी रेडियस हमारे काम की है, एक तो ये अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस और एक आउटर वाले दोनों सपोर्ट्स की रेडियस, क्योंकि इस पर ये प्योर रोल करेगा। सो डिटेल्स आर रिटन पीपल, मास m, इनर रेडियस r, इनर रेडियस बोले तो इसकी रेडियस, आउटर रेडियस इन बड़े चक्कों की रेडियस 2r, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr²। डोंट क्वेश्चन योरसेल्फ दैट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से आया है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपको गिवन है। जस्ट अ मोमेंट, आई विल फोकस द स्लाइड। तो मीनवाइल जब ये फोकस होता है अपन बातचीत करें। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर, इसके पिछले सवालों से हमें यहाँ पे लिंक निकालना है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आप फील के हिसाब से चलिए। अगर आप इसको खींचते हैं फॉरवर्ड, अगर आप इसको पकड़ के फॉरवर्ड खींचते हैं, फॉरवर्ड, है ना, इस स्ट्रक्चर को खींचते हैं फॉरवर्ड, तो ये आपका बनता है फ्री बॉडी डायग्राम स्पूल का, ठीक है। तो अगर ये स्पूल का फ्री बॉडी डायग्राम है तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट टेंशन फोर्स इस पे ऐसे लग रहा होगा। फील के आधार पे मुझे लगता है जाए आगे रहा होगा ACM से, है ना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड पीपल, ये समझ में आना जरूरी है आपके लिए। और अल्फा से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। याद रहे रोलिंग रेडियस इस बार 2r है, रोलिंग रेडियस इज 2r। अब फ्रिक्शन किधर लगाओगे आप, अगेन समस्या खड़ी हो गई है। ये ACM ये टेंशन अकेला दे सकता है, मतलब टेंशन की डायरेक्शन और ACM का सेंस मैच करता है। COM के अबाउट ये टेंशन क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो अल्फा देने वाला भी मिल गया। इसका मतलब फ्रिक्शन की एज सच कोई स्पेसिफिक ड्यूटी मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो अगेन मैं फ्रिक्शन को रैंडमली पीछे ले लेता हूँ, है ना। जब फ्रिक्शन की आपको स्पेसिफिक ड्यूटी नहीं मिले कोई, तो देन यू कैन यूज़ फ्रिक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इक्वेशंस तो मैं इसकी लिख डालूंगा। इक्वेशन क्या है, टेंशन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू MACM, ये तो अपन ने पिछले सवालों टाइप ही लिखी है। दूसरा COM के अबाउट अपन मैं देखता हूँ तो ये डिस्टेंस तो है r,
तो टेंशन का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट इससे क्या है आर, और फ्रिक्शन का क्या डिस्टेंस है सेंटर से 2r, और दोनों सेम ही सेंस में घुमा रहे हैं। सो टेंशन इंटू आर प्लस फ्रिक्शन इंटू 2r इज इक्वल टू 2mr² इज गिवन इन द क्वेश्चन एट द टॉप राइट पे देखो, एंड अल्फा। तो ये हमारी एक इक्वेशन जो है वो टॉर्क की बनती है। ठीक है, इसको मैं काटा पीटी का, ये मेरी प्रथम इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में आर काट दूंगा मैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं प्योर रोलिंग तो करनी है मुझे, प्योर रोलिंग तो होने वाली, बिकॉज द इट इज़ नॉट स्लिपिंग, रफ लिखा है ना नीचे। तो प्योर रोलिंग की कंडीशंस अपनी क्या होंगी उस पर जरा विचार करो, मन में सोचो क्या होनी चाहिए बिफोर आई राइट इट हियर। मैं हमेशा से एक बात बोल रहा हूँ, प्योर रोलिंग की कंडीशन है ACM इज इक्वल टू अल्फा आर, वेयर आर इज द रोलिंग रेडियस, एंड ऑन व्हाट रेडियस द रोलिंग इज टेकिंग प्लेस इन दिस क्वेश्चन, 2r, है ना। यहाँ पे भाई आप बेसिक्स मत भूलें, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ प्योर रोलिंग। ये जो बॉटम मोस्ट है ना, ये बॉटम मोस्ट बनाया मैंने, इसका इधर एक्सीलरेशन ACM होगा और पीछे की तरफ अल्फा इंटू 2r होगा, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो ये ज़मीन पे घिसेगा नहीं। तो याद रहे इस बार ACM इक्वल टू अल्फा आर नहीं है, ACM इक्वल टू अल्फा इंटू 2r है। मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस। तो सेकंड इक्वेशन मॉडिफाई करने से पहले मैं ये r काटूंगा, ये एक r कटेगा, एक r कटेगा, और 2r अल्फा को मैं क्या लिखने वाला हूँ ACM। तो ये जो इक्वेशन है इसकी शक्ल ये होने वाली है। सो दिस इज गोना बी माय सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट ये रही, सेकंड ये रही, और तीसरी इक्वेशन में भी बुद्धि लगानी पड़ेगी। तीसरी इक्वेशन में भी बुद्धि लगानी पड़ेगी कि ये जो आपका हैंगिंग मास है, ये जो आपका हैंगिंग मास है, इस हैंगिंग मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट इज अ बिग मसला। नोटिस करें, रस्सी कहाँ से आ रही है, रस्सी आ रही है यहाँ से रस्सी आ रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप क्या एक्सेलरेशन दोगे, इस पॉइंट को ACM तो दोगे ही दोगे, प्लस क्योंकि इसका रोटेशन सेंस जो है ना वो ऐसा है, दिस इज द रोटेशन सेंस। तो COM के अबाउट अगर आप रोटेट करते हो तो COM के ऊपर जो पॉइंट है वो तो आगे जाते हैं और नीचे जो पॉइंट है वो पीछे जाते हैं। तो जो ऊपर पॉइंट है वो कितना ऊपर है, तो ACM तो मुझे ऐड करना ही करना है, उसके साथ मैं एक और वेक्टर ऐड करूंगा अल्फा इंटू द रेडियस ऑफ दिस पॉइंट विच इज r। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वेयर द रस्सी इज कमिंग, ACM प्लस अल्फा r, और वही एक्सेलरेशन इस रस्सी का होते हुए ब्लॉक का होगा। तो बाय द वे व्हाट इज ए ब्लॉक, ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो होगा ACM प्लस अल्फा आर, एंड व्हाट इज अल्फा आर पीपल, ACM बाई 2। तो A ब्लॉक क्या होने वाला है, A प्लस ACM बाई 2 विच इज 3/2 ACM, एंड इवेंचुअली जब मैं लटकेले ब्लॉक का FBD बनाऊंगा तो mg टेंशन T और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा 3/2 ACM। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन, दैट कैन बी रिटन लाइक न्यूटन्स लॉज, mg minus tension is equal to 3/2 MACM. So this is gonna be our third equation people. इस आर्टिकल को आपको अच्छे से समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बहुत ही ज़रूरी आर्टिकल है, और समझना बहुत ज़रूरी है इस आर्टिकल को। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन हो गई, है ना। क्या क्या ध्यान रखा अपन ने, सबसे पहले वेरिएबल एज्यूम किए ACM और अल्फा। दूसरा बात, प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है, ACM इक्वल टू अल्फा इंटू रोलिंग रेडियस। तो रोलिंग किस रेडियस पे हो रही है, 2r पे हो रही है, तो वही लेना पड़ेगा। ओके, तीसरी बात हमें क्या समझनी है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं इस पिक्चर को ताकि पूरा आपको दिखाई दे, ग्रेट, है ना। तो एक सेकेंड, ये सेटल आउट हो जाए। ओके गाइज, तो पहली कंडीशन, पहला स्टेप ACM और अल्फा अज्यूम करें, दूसरा स्टेप प्योर रोलिंग की कंडीशन लिखें, तीसरा स्टेप फ्रिक्शन की डायरेक्शन सोचें। अगर स्पेसिफिकली फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड हो चुकी है तो ठीक, नहीं तो फिर आगे या पीछे कहीं भी लगा दें। इक्वेशंस लिख डालें, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू MACM और टॉर्क की इक्वेशन। फिर उसके बाद ये आर काट कूट के ACM और अल्फा आर का रिश्ता यूज़ करके यहाँ से अल्फा हटा के ACM के टर्म्स में लेके आए। तीसरी बात, जिस पॉइंट से रस्सी आ रही है उस पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, और उस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो भी है वो जैसे इस चित्र में मैंने समझाया ACM प्लस अल्फा आर। ये प्लस अल्फा आर क्यों आया, क्योंकि इस पॉइंट की रेडियस आर है, जहाँ से रस्सी आ रही है वो कौन सी रेडियस से आ रही है, आर से आ रही है ना, और ऊपर है तो ऊपर तो रोटेशन, मतलब रोटेशन के स्टाइल में ऊपर वालों को क्या मिलेगा, आई कैप की डायरेक्शन में मिलेगा अल्फा आर, और ACM तो सबका ही आई कैप में, तो टॉप पॉइंट पे ACM प्लस अल्फा आर ऐड हो गया। अल्फा आर की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी ACM बाई 2, तो मेरे पास जब मैंने ACM प्लस अल्फा आर किया तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द दिस पॉइंट, ACM प्लस ACM बाई 2 विच इज 3/2 ACM, एंड सेम इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो सिंपली अब इन तीनों डब्बों को आपको सॉल्व करना है, ऐड करना है। अब ऐड भी ऐसे नहीं करना है, अब तो बहुत पंगे हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, इन दोनों को सपट ऐड करने से भी फ्रिक्शन नहीं किल हो रहा, तो इस टॉप इक्वेशन को आप इंटू 2 करोगे तब तो फ्रिक्शन मरेगा,
फिर इंटू 2 करोगे तो ये 2t हो जाएगा और ये t हो जाएगा, तो वहाँ -t है। तो आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड कन्विंस योर सेल्फ दैट इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से बिफोर यू ऐड ऑल द 3, तभी तो सारे वेरिएबल्स एलिमिनेट होंगे। देखो वहाँ फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन इन दोनों से साफ करना है। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को इंटू 2 करो ताकि यहाँ 2f आ जाए और ये 2f हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2t हो जाएगा और यहाँ t है, तो ये 2t और ये t ऐड होकर 3t हो जाएगा, तो वहाँ -3t करना पड़ेगा ना। तो इन तीनों को इन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ACM की वैल्यू आएगी जो आप निकालेंगे, और उसके बाद ब्लॉक की एक्सेलरेशन कैसे निकालनी है, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, तो आपके पास ब्लॉक की एक्सेलरेशन भी आ जाएगी। ओके, तो आपने सॉल्व किया होगा और ये आपके आंसर्स आने चाहिए। ACM क्या आएगा 2g/5 और ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आएगा 3g/5। ओके, सो लेट मी जूम द सोल्यूशन फॉर यू सो दैट यू कैन अच्छे से इसको आप कॉपी कर सकें। ओके, तो ये सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, आप इस वीडियो को पीछे करके फिर से सुने, ये सवाल आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ठीक है, उसके ऊपर स्ट्रिंग लपेटी हुई है और वो स्ट्रिंग लपेट के ऐसे ऐसे ऊपर यहाँ से सीलिंग से बांध दी गई है। तो इस स्ट्रक्चर को छोड़ देंगे, सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो इसका मास m ले लो, रेडियस r ले लो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन क्या ले लेंगे 12 mr²। तो इफ़ आई रिलीज इट, सर्टेन सी बात है कि ये लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ जाएगा, तो खुलता हुआ जाएगा ऐसे नीचे। तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ये ऐसे रस्सी खुलती जाएगी और ये ऐसी पोजीशंस ऑक्यूपाई करता जाएगा। तो सवाल सिर्फ इतना है कि ऑब्टेन टेंशन निकालें एंड ACM निकालें, है ना। टेंशन ACM सारी चीज़ें अननोन होती हैं, वो सब निकालनी है अपने। ऑलराइट, तो जब मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये भाग के नीचे जाता है, तो सर्टेन सी बात है कि इसका ACM तो ऐसे होगा ACM एंड द एक्सपेक्टेड अल्फा विल बी लाइक दिस, ऐसे होगा इसका ACM नीचे और अल्फा ऐसे। ओके, एक बात हमें जो समझनी है वो ये है कि रस्सी जो है, रस्सी इसके ऊपर लिपटी हुई है, बहुत बार लिपटी हुई है, ऐसा खूब बार रस्सी लिपटी हुई है और वो यहाँ से खुल के आ रही है। तो जब ये घूमता हुआ नीचे जाएगा तो रस्सी जो कि सरकमफेरेंस पे लपेटी हुई है इसके, तो हमें एक चीज़ के लिए अपने आप को कन्विंस करना है कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लू डॉट विच आई जस्ट पुट, दिस ब्लू डॉट एंड स्ट्रिंग का जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन, ये दिस पोर्शन, एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ दिस पोर्शन विल हैव द सेम एक्सेलरेशन एज दिस पॉइंट, क्योंकि रस्सी जो है वो सिलेंडर के साथ घूमते हुए आती है और घूमती हुई रस्सी इस पार्ट में है ना, इस पार्ट में जिसको मैं पार्ट लिख रहा हूँ, इस पार्ट में रस्सी इधर से, मतलब सिलेंडर जो है, आप नोटिस करना कि सिलेंडर घूमता हुआ आता है, तो सिलेंडर घूमता हुआ आता है तो रस्सी अपने साथ लेके आता है और अपने साथ आई हुई रस्सी को इस पार्ट में ऐड ऑन करा लेता है और छोड़ देता है। तो रस्सी, जब रस्सी के पार्ट्स जो सिलेंडर पे लिपटे हुए हैं वो घूमते हुए आएंगे और आपके साथ मर्ज अप होंगे, तो आपका एक्सेलरेशन और मर्ज करते वक्त उस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो रस्सी आप में दे रहा है ना, जो रस्सी आप में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, तभी तो सलवट नहीं आएगी यहाँ पे। क्योंकि देखो ये सारे पॉइंट्स तो स्टेशनरी हैं, तो हूसोएवर इज कमिंग एंड गेटिंग एडेड विद द स्टेशनरी पार्ट, क्योंकि हैंगिंग पार्ट की लेंथ, ये जो हैंगिंग पार्ट है, हैंगिंग पार्ट की लेंथ जो है वो तो लंबी होती जा रही है, तो रस्सी बेसिकली मर्जअप हो रही है ना। तो रस्सी जिस जगह पर रस्सी का जो हिस्सा इस वर्टिकल पार्ट में ऐड ऑन होता है, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, और जहाँ ऐड ऑन होता है वहीं टिक जाता है। तो इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात है कि चूंकि पॉइंट ए का एक्सेलरेशन 0 है, रस्सी के पॉइंट ए का एक्सेलरेशन 0 है, तो इस ब्लू डॉट का भी एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। ओके, तो सॉल्यूशन के तहत मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये गोला बनाऊंगा और मैंने ACM और अल्फ़ा ले रखे हैं, तो इन ACM और अल्फ़ा के हिसाब से इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर क्या होना चाहिए अल्फ़ा r और नीचे की तरफ क्या होना चाहिए ACM। तो सिंस पॉइंट ए इज़ एट रेस्ट, तो मेरे को क्या कंडीशन मिल गई कि ACM इज इक्वल टू अल्फ़ा r, है ना। तो एक कंडीशन तो मेरे पास ये आ गई। इसको आप ऐसे भी एब्जॉर्ब कर सकते हो कि रस्सी के पॉइंट्स का एक्सेलरेशन वही होता है जो उस पॉइंट का होता है जहाँ से रस्सी निकल के आ रही है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या 0, तो इसका भी 0 होना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई। उसके अलावा अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम देखूँ तो नीचे की तरफ लग रहा है mg, यहाँ ऊपर टेंशन T, तो दो इक्वेशन मेरी थी सही, mg माइनस टी इज इक्वल टू MACM,
और उसके अलावा क्या इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिख देते हैं. सो टी इंटू आर इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर अल्फ़ा. तो ये दो मेरी इक्वेशन है. दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ तो थर्ड कहते हैं, वैसे अपन इसको तीसरी लिखते हैं. इसको सुधार देते हैं, आर और आर काट के आर अल्फ़ा को क्या लिख दोगे यहाँ से ए सी एम. तो ये इक्वेशन हो जाएगी टी इज इक्वल टू एम ए सी एम बाई टू. दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन. सो सॉल्विंग 1 and 2 नाउ, सिंपली ऐड कर दो इसको आप. तो इससे आपके पास ए सी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको आप सिंपली ऐड कर देंगे तो आएगा 2/3g. ठीक है. टेंशन कितना आ जाएगा, mg/3. टेंशन mg/3 आ जाएगी. और अल्फ़ा तो डिवाइड बाय आर करने की बात है. ओके. सो दैट वाज डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना. इसमें ये वाला पार्ट स्टेशनरी था. अगले सवाल में मैं ये रस्सी भी चलाऊंगा. समहाउ मैं कोशिश करूंगा कि ये जो हैंगिंग स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग, ये भी मूव करेगी. सो लेट मी कम अप विद दैट क्वेश्चन. हाँ जी, तो ये सवाल करते हैं. इसमें ये वही अपना सॉलिड सिलेंडर है जिसके ऊपर रस्सी लपेटी हुई है, मास m है. और ये रस्सी लपेटी हुई तो है, लेकिन ये रस्सी लिपटने के बाद ऊपर जाके उधर एक स्मूथ पुली के ऊपर से गुजरती हुई मास को हैंग करती है. अच्छा, ये ऊपर की स्मूथ पुली अपनी न्यूटन्स लॉज वाली पुरानी पुली है. इस पुली का सिंपल सा ये मकसद होता है कि रस्सी इसके ऊपर से घिस के चली जाए और ये खुद नहीं घूमती, इट डजंट रोटेट. तो इसमें एक कन्वीनियंस मैंने आपको दी कि दोनों मासेस बराबर हैं. और अगर ये दोनों मासेस बराबर हैं तो फिर ठीक है, इट विल बी कन्वीनियंट टू सॉल्व. तो अब मैं इसका एफबीडीज वगैरह बनाने वाला हूँ. तो सर्टेन सी बात है कि ये तो फील दे रहा है कि ये नीचे जाएगा, घूमता हुआ नीचे जाएगा. इसको भी नीचे जाता हुआ मान लेते हैं, है ना. इसको भी नीचे जाता हुआ मान लेते हैं, और क्या. तो क्लियरली इस रस्ते में टेंशन टी ले लूँगा, इसका ए सी एम और अल्फा क्लॉकवाइज मान लूँगा और इसको नीचे ए से भेज दूँगा. तो आई एम गोइंग टू गेट द इक्वेशंस लुकिंग लाइक, इनफैक्ट आई एम गोइंग टू गेट द एफबीडीज लुकिंग लाइक. तो ये पुली रही, पुली को मैंने ऊपर से ऐसे लटका दिया. ये ब्लॉक है, mg टेंशन एक्सीलरेशन. और इधर ये जो सिलेंडर है आपका, ये इसके हालात ये हैं. ए सी एम अल्फ़ा और ए मैंने अज्यूम कर लिया. ठीक है. अब इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको सीखनी, बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई. mg माइनस टी इज़ एम ए सी एम, फिर mg माइनस टी इज़ एम ए. बड़ी अजीब सी बात है. देखा जाए तो इसकी ओवरऑल इक्वेशन mg माइनस टी इज़ एम ए सी एम और इसकी इक्वेशन mg माइनस टी इज़ ए एम ए, ये सजेस्ट करती है कि ए और ए सी एम बराबर होंगे, क्योंकि दोनों के एफबीडीज बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों का मास एक जैसा है. तो इक्वेशन को क्या पता कि वो इसकी है या इसकी है. तो mg माइनस टी अगर एम ए सी एम है और mg माइनस टी अगर एम ए है, तो एम ए और ए सी एम बराबर है, तो एम और एम तो कट गए. तो क्लियरली एक हिंट मुझे लगता है कि ए सी एम के बराबर आ गया बाई चांस इस सवाल में मास सेम लेने से, है ना. तो वो तो लिख देंगे, इसके अपने टॉर्क की इक्वेशन लिखोगे आप लोग, एक इसकी ट्रांसलेशन की लिखोगे और एक इस ब्लॉक की भी लिखोगे. लेकिन स्टिल वी विल रिक्वायर वन मोर इक्वेशन. तो हमारी जो इक्वेशंस, बेसिक इक्वेशंस है, वो पहले लिखते हैं. देखिए, सिलेंडर की इक्वेशन बड़े आराम से अपन लिख सकते हैं. mg माइनस टी इज़ एम ए सी एम और सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप टॉक लिख लीजिए, टी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फ़ा. वो मैंने यहाँ पे लिख दिए. टी इंटू आर इज आई अल्फ़ा आपके सामने लिखा जा चुका है. ठीक है. बात आती है ब्लॉक की. तो व्हेन आई टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ द ब्लॉक, है ना, व्हेन आई टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ द ब्लॉक, तो ब्लॉक की मेरी इक्वेशन होती है दैट इज गोना बी mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए. तो जब मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ और इसको देखता हूँ, तो इससे मुझे हिंट मिलता है कि ए सी एम जो है वो किसके बराबर है. ए सी एम जो है वो ए के बराबर है. ए सी एम इज इक्वल टू ए. तो ए सी एम अगर ए के बराबर है तो फिर तो मेरी ये इक्वेशन तो बेकार ही हो गई, है ना. तो बेसिकली मेरे पास यही दो इक्वेशंस बची. अब इसके बाद जो मुझे तीसरी इक्वेशन लिखनी है ना, क्योंकि आप देखिए अननोन्स कितने हैं. टी अननोन है, ए सी एम अननोन है और अल्फ़ा अननोन है. तो इक्वेशन तो दो ही हुई, क्योंकि तीसरी इक्वेशन तो मेरी ख़राब हो गई ना भाई. एक तीसरी इक्वेशन अगर थी तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा था, वो वेरिएबल मेरा ए सी एम के बराबर आ गया. तो न वो वेरिएबल रहा, न वो एक्सीलरेशन रहा. तो अब वो जो इक्वेशन अपने को चाहिए एक और कंस्ट्रेंट की, वो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से फोकस करके सुनना है. ठीक है. तो मैं इसी चित्र के बगल में एक ब्लैंक पेज लगा रहा हूँ सो दैट वी कैन गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग. आप नोटिस करो, हमने ये ए सी एम और अल्फ़ा, ये जो दो वेरिएबल्स लिए हैं, इसके तहत इस सिलेंडर का क्या सजेशन है. सिलेंडर ये कह रहा है कि भैया मेरे इस पॉइंट का एक्सीलरेशन तो है ए सी एम नीचे की तरफ, और रोटेशन के स्टाइल की वजह से, रोटेशन के इस पैटर्न की वजह से अपना ये जो पॉइंट है ना लेफ्ट वाला, ये देखो जिस हिसाब से ये रोटेशन अल्फ़ा दिया है, अगर मैं इस स्टाइल में घूमता हूँ तो व्हेन आई कम हियर द डायरेक्शन ऑफ माय एक्सीलरेशन इज अपवर्ड्स, रोटेशन के लिए अपवर्ड्स.
तो आई हैव दीज टू एक्सिलरेशंस एज फार एज द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट इज कंसर्न्ड ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, उधर जो एक्सिलरेशन इस पॉइंट का है, इस पॉइंट का, वही इस रस्सी का है, अपवर्ड्स। अगर मैं यूँ मानता हूँ कि सपोज ये पॉइंट अपवर्ड जा रहा है तो रस्सी भी अपवर्ड जा रही है, उधर रस्सी डाउनवर्ड जा रही है और ये ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहा है। तो अपवर्ड स्टाइल में अगर सोचूं तो मेरा एक्सिलरेशन आता है अल्फा आर माइनस ए सी एम। इज दिस द एक्सिलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, अज्यूमिंग अल्फा आर इज ग्रेटर देन ए सी एम। तो अल्फा आर माइनस ए सी एम से ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, हैंड्स रस्सी भी ऊपर जा रही है, हैंड्स ये रस्सी नीचे जा रही है और ये ब्लॉक नीचे जा रहा है। तो ब्लॉक जा रहा है ए से। तो ये इक्वेशन मेरे को लिखनी आनी चाहिए, अर्थात द एक्सिलरेशन ऑफ दिस पॉइंट एंड द ब्लॉक शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दैट इज व्हाट आई मीन। और बाय द वे मैं जानता हूं कि ए और ए सी एम बराबर हैं, तो अल्फा आर कम्स आउट टू बी 2ACM। ओके, तो ये एक इक्वेशन है जो हमें सीखनी है। और बाकी हम इसकी लीनियर और डायनामिक्स की इक्वेशन हम लिख चुके हैं, और इसकी भी अपन लीनियर की इक्वेशन लिख ही चुके हैं। इसकी तो टॉर्क और ट्रांसलेशन, और इसकी सिर्फ ट्रांसलेशन, और एक ये कंस्ट्रेंट। तो ये 4 इक्वेशंस जो हैं वो, इनफैक्ट मैंने आपको बोला भी था कि ये इक्वेशन तो हमारी यूजलेस हो गई ये वाली इसकी, क्योंकि हमने ACM और ACM ले लिया। तो बेसिकली अपने पास 3 इक्वेशंस बनती हैं जो कि मैं अगले पेज पे लेके आ रहा हूँ आपके लिए, एंड देन विल गेट टू द आंसर। तो ये तो हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को थोड़ा ऑल्टर करना पड़ेगा। ये R और R काटेंगे और R अल्फा की जगह लिखेंगे 2ACM। सो आई गेट T इज इक्वल टू MACM। बड़ा सिंपल से ही आ गया है। तो एंड क्लियरली ACM कम्स आउट टू बी G/2 एंड विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू A। तो ये हमारे पास इस सवाल के आंसर्स आते हैं। तो आई होप कि इस सवाल में हमें कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ। इसी तरह का एक प्रश्न और लेते हैं। सपोज़ वही अपनी पुरानी वाली पुली, न्यूटन्स लॉज वाली, उसके अली पल्ली अगर मैं 2 सिलेंडर्स छोड़ दूँ, ऐसा एक ये रहा और एक ये रहा, ये 2 सिलेंडर्स मैंने छोड़ दिए, है ना, दोनों पर रस्सी लपेटी हुई है। मासेस चाहे कुछ भी हो, मैं आपको बेसिकली इसमें वो लास्ट वाली इक्वेशन लिखनी बताऊंगा। तो इसको छोड़ दोगे तो इसका एक्सेलरेशन लेटस से नीचे की तरफ A1 होगा, और ये घूम रहा होगा ऐसे अल्फ़ा 1 से, और इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा A2, और ये घूम रहा होगा ऐसे अल्फ़ा 2 से। थोड़ी फील ले लो कि ये लेफ्ट वाला जो है, ये राइट वाला जो है, ये घूमता हुआ नीचे जाएगा ऐसे, और ये वाला उल्टा घूमता हुआ ऐसे नीचे जाएगा। तो अब मुझे इसमें रिश्ता लिखना है ना, राइट कंस्ट्रेंट लिखना है इसमें। तो व्हाट कैन वी डू? अगेन, इस पॉइंट का जो एक्सिलरेशन होगा वो इस पॉइंट के एक्सिलरेशन के बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन विपरीत होनी चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा इनलार्ज करके बनाता हूँ, ये वाले को, है ना। तो इस पॉइंट का अगर मैं बात करूँ तो इसका एक्सिलरेशन नीचे की तरफ A1 है, और रोटेशन के तहत ऊपर की तरफ है अल्फ़ा 1R। सिमिलरली इसकी बात की जाए इस वाले बिंदु की, तो इसका नीचे की तरफ A2 है, और रोटेशन के तहत ऊपर की तरफ है अल्फ़ा 2R। अब आप इसको मानो ऊपर जाता हुआ, तो अल्फ़ा 1R माइनस A1 से ये ऊपर जा रहा है, और उसको फिर मानना पड़ेगा नीचे जाता हुआ, तो उसका आप लिखोगे A2 माइनस अल्फ़ा 2R। सो दिस इज़ द कंस्ट्रेंट विच इज़ गोइंग टू बी। ठीक है, एक का ऊपर का एक्सिलरेशन, मतलब हम ये मान रहे हैं, हो या ना हो, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि इसका एक्सिलरेशन ऊपर है, और जितना इस पॉइंट का एक्सिलरेशन है उतना इस रस्से का ऊपर है, उतना इस रस्से का नीचे, उतना इस पॉइंट का नीचे है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट। ऑल राइट, ओके, सो लेट्स पिक अप दिस क्वेश्चन। J 1999 का प्रश्न है ये। मतलब इट इज़ समथिंग लाइक दिस। कोई एक सिलेंडर है, उसके ऊपर आपने अपना हाथ रखा और ऐसे चला रहे हो उसे। इस बार JEE 2020 में भी इस तरह का एक सवाल आया था, वैसे नॉट एग्जैक्टली द सेम बट समथिंग सिमिलर टू दिस। अगर आप पेपर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप नोटिस करोगे कि मैं इसको ऐसे रोल करवा रहा हूँ, तो यू कैन क्लियरली सी दैट माई फिंगर इज़ टेकिंग अ लीड। मतलब मैंने इसको शुरू जब किया तो मेरी फिंगर का टिप और पेन का जो सरफेस का टॉप है वो एक ही जगह पे था, लेकिन जब मैं इसको रोल कर रहा था, वो आगे लेके चल रहा हूँ, तो माई फिंगर इज़ मूविंग फास्टर देन द स्ट्रक्चर। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे आपको जुगाड़ पत्ती करनी है। ये स्ट्रक्चर है पट्टा, इसके नीचे एक सिलेंडर है सॉलिड, mg फोर्स आप इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो। यू आर अज्यूमिंग दैट द पट्टा रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। ये पट्टा टिल्ट विल्ट नहीं होता है, स्लिपिंग आपको अज्यूम नहीं करनी है। यू नीड टू फाइंड आउट द प्लैंक्स एक्सेलरेशन एंड द सिलेंडर्स एक्सेलरेशन। सब जगह पे अच्छी खासी रफनेस है, कहीं पे कोई घिसाई नहीं होगी, नो स्लिपिंग। सो व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट इज कि मुझे आप पॉज करें एंड ये JEE 99 का टैग ऊपर जाने देते हैं। ठीक है, तो मुझे आप पॉज करें और एक बार इसको चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, बट लेट मी कंटिन्यू। ये रहा आपका पट्टा ऊपर वाला, ये रहा नीचे का सिलेंडर। देखिए, फील लेने वाली बात है।
अगर आप इस पट्टे को ऊपर खींच रहे हैं, आगे की तरफ खींच रहे हैं एमजी से, तो सर्टेन सी बात है कि ये सिलेंडर को भी अपने साथ लेके जाना पाया जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉमन सरफेस जो है, जो पेयर सरफेस है, वो आपस में घिसना नहीं चाहेगा। तो क्लियरली इस पे लगेगा फ्रिक्शन पीछे F1 और इस पे लगेगा आगे, क्योंकि ऊपर वाले को ड्राइविंग फोर्स मिल रहा है, तो ऊपर वाला जो है वो डेफिनेट सी बात है कि रोका जाएगा नीचे वाले के द्वारा, और नीचे वाला हैंस खुद भी आगे चलेगा। अब इसी फंडे के तहत अगर मैं इस नीचे वाले स्ट्रक्चर का एक्सीलरेशन ACM लिखता हूँ और अल्फ़ा ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि जो चीज़ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कर रही है उसके वेरिएबल्स हमें पहले एज्यूम करने चाहिए। तो ये जो F1 है वो ACM देने में भी कैपेबल है और रोटेशनल एक्सीलरेशन देने में भी कैपेबल है F1। तो फिर नीचे ज़मीन पे जो फ्रिक्शन है वो हो ना हो, आगे हो पीछे हो, उसके बारे में हमारे को कोई बाध्यता नहीं है, और जब बाध्यता नहीं है तो लेट अस से फ्रिक्शन पीछे लगा देते हैं F2, है ना। अब आपसे जो अपेक्षा है वो ये है कि यहाँ पे दो कंस्ट्रेंट लगेंगे। द एक्सिलरेशन ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट मस्ट बी सेम बिकॉज दे आर इन कॉन्टैक्ट, एंड एक्सिलरेशन ऑफ दिस पॉइंट एंड द फ्लोर मस्ट बी सेम बिकॉज दे आर ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात तो हमारी पहले की हुई है ना, ACM इज इक्वल टू अल्फा आर, ये तो प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है ऑन स्टेशनरी सर्फेसेस। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द टॉप पॉइंट, तो टॉप पॉइंट का एक्सेलरेशन हम जानते हैं कि अगर सेंटर का ACM इसको एज इट इज़ मिलता है ACM, तो अल्फा आर भी एज इट इज़ मिलता है, क्योंकि रोटेशन जब ऐसे हो रहा है तो टॉप पॉइंट के तो दोनों वेक्टर्स बहुत अच्छे से ऐड होते हैं। सो क्लियरली द टॉप पॉइंट हैज़ गॉट एक्सेलरेशन ACM प्लस अल्फा आर, एंड सिंस अल्फा आर इज ACM, देयरफॉर टॉप पॉइंट का एक्सेलरेशन है 2ACM। और इसीलिए हमने अभी थोड़ी देर पहले जो डेमोन्स्ट्रेशन देखा था उसमें हमने नोटिस किया था कि जब मैं इस फिंगर को चला रहा हूँ तो फिंगर इज मूविंग फास्टर बिकॉज फिंगर इज मूविंग एट डबल द एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर। इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट के तहत सारे वेरिएबल्स अज्यूम कर लेना। अब आपको कोई महान काम नहीं करना है, अब तो पट्टे की इक्वेशन आप लिखने mg माइनस F1 इज इक्वल टू m टाइम्स 2ACM। नीचे वाले का क्या होगा भाई, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू MACM, और COM के अबाउट अगर आप टॉक लिखते हो तो दोनों एक ही सेंस में घुमाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो F1 इंटू आर प्लस F2 इंटू आर इज इक्वल टू m/2r स्क्वायर अल्फा। दिस इज योर फर्स्ट वन, दिस इज योर सेकेंड वन, दिस इज नॉट येट योर थर्ड वन बिकॉज थर्ड वन हैज़ टू बी मॉडिफाइड आफ्टर कैंसलिंग आर। तो ये तीनों आर काटूंगा और आर अल्फा को क्या लिखूंगा, ACM। तो तीसरी इक्वेशन तो मैं अब लिखूंगा m/2 ACM। ये है आपकी तीसरी इक्वेशन। मेरे ख्याल में एक तो यहाँ 2 आएगा, है ना। मेरे ख्याल में अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो F1 कट जाता है, और इसको देखते हो सेकंड और थर्ड को, तो अगेन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। सो यू नीड टू यूज़ योर ब्रेन्स। आप नोटिस करोगे अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को सेकंड और थर्ड, तो F2 कट जाएगा और F1 डबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो F1 सिंगल ही है। तो व्हाट आई सजेस्ट इज यू नीड टू इनटू टू दिस एंड नाउ ऐड 1 2 एंड 3। तो जब आप अब इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो है ACM का वो क्या आता है, दैट यू फाइंड आउट। तो ये आएगा 4g/11, एंड व्हाट इज गोना बी ए प्लैंक डबल ऑफ दिस 8g/11। सो दीज आर गोना बी द आंसर्स। ओके, सो आई होप यू हैड अ गुड टाइम सॉल्विंग JEE 1999 क्वेश्चन, एंड इसी तरह का सवाल आपको इस साल JEE 2020 में भी देखने को मिला होगा। पेपर देखोगे आप तो आपको मिल जाएगा, ये फंडामेंटल्स आपके ज़रूर काम आएंगे। ओके, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो येट अनदर सिमिलर प्रॉब्लम जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। सिलेंडर रखा है, सिलेंडर के नीचे एक चटाई रखी है, या ब्लॉक रखा है या प्लैंक रखा है। हम इस नीचे वाले प्लैंक को खींचेंगे, तो डेफिनेट सी बात है कि ऊपर वाले प्लैंक के बारे में आपके कुछ ख्यालात बिल्डअप होंगे। सो देर इज़ नो स्लिपिंग एज यूजुअल, ज़मीन चकाचक स्मूथ है, फ्रिक्शन यहाँ पे अच्छा खासा है ताकि इस प्लैंक और इस सिलेंडर के बॉटम मोस्ट के बीच में स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। अब आप भी समझते हैं कि जब मैं इस प्लैंक को राइट साइड खींच रहा हूँ तो ये सरफेस तो राइट साइड जाएगा, तो सिलेंडर का बॉटम वाला पॉइंट भी राइट साइड ही जाना चाहिए। तो हैव अ विजुअलाइजेशन के किस तरह के फोर्सेज यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इमेजिन द सिचुएशन, देन यू विल एबल टू फाइंड आउट। मीनवाइल लेट मी हेल्प यू आउट। ये रहा दोनों का डायग्राम। जो क्लियर कट फोर्स है वो तो ये है कि यहाँ लग रहा है mg। अब आप नोटिस करोगे कि ये स्ट्रक्चर कैसे जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये स्ट्रक्चर कैसे जाएगा। आप सोचो जब आप उसको पुल करोगे तो आप किसी के कोई बंदा खड़ा है उसके पैर पकड़ के फॉरवर्ड खींच रहे हो तो वो तो पीछे गिरेगा ना।
तो क्लियरली यू नीड टू कन्विंस योर सेल्फ फॉर सच ACM एंड अल्फास। ये तो होगा ACM और ये होगा अल्फा। ACM होगा आई कैप की तरफ और अल्फा होगा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे जाएगा ये, मतलब जाएगा ये इस तरफ उल्टा घूमता हुआ। अब आप बोलोगे सर गाड़ी के पहिए तो ऐसे नहीं जाते, तो यार गाड़ी के पहियों के नीचे की ज़मीन कौन खींचता है? हाउ ऑफन गाड़ी के पहियों के नीचे की ज़मीन खींच लेते हैं अपन? ऐसा तो कभी होता ही नहीं ना। तो जो चीज़ होती नहीं है उस चीज़ को ही तो आपको विजुअलाइजेशन करना सीखना है। दैट्स व्हाट मैकेनिक्स एंड फिजिक्स इज ऑल अबाउट। इसको सही कर देते हैं, एक सेकेंड, काटा पीटी क्या दिखती नहीं ढंग से। ओके, सो आई हैव ACM एंड अल्फा। अच्छा, अब आप नोटिस करोगे कि ये ACM है तो फ्रिक्शन शर्तिया बात है, इस पर फॉरवर्ड लगेगा और इस पर बैकवर्ड लगेगा। एंड आई थिंक दीज आर द फोर्सेस, दैट्स इट। अब नीचे वाले पट्टे की इक्वेशन आप लिख लो, mg माइनस एफ इज इक्वल टू m, यहाँ एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा, वो भी ब्रैकेट में जगह छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। इस ऊपर वाले सिलेंडर की लिख देता हूँ मैं f इज इक्वल टू MACM। मास सेम है दोनों का, इसका भी m है इसका भी m है। और अगर मैं बॉटम इस सेंटर ऑफ मास का अबाउट टॉक लिखता हूँ तो फ्रिक्शन इंटू r इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर अल्फा। सो दैट इज़ एज यूजुअल माई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन मेरी होगी f इज इक्वल टू mr अल्फा बाय 2। इसमें अभी मेरे पास r अल्फा और ACM का ये नहीं करना कि भाई ACM इक्वल टू r अल्फा तो होता ही है, वो तो होता ही है। ऐसा होता नहीं है, वो तब होता है जब ज़मीन स्टेशनरी और उसके ऊपर कोई प्योर रोल कर रहा हो। यहाँ पे ACM और अल्फा r के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, देयर इज़ नो रिलेशन। बट स्टिल व्हाट इज़ द एक्सिलरेशन ऑफ द प्लैंक गोइंग टू बी, दैट हैज़ टू बी थॉट अबाउट। तो आप सोचो, ये रहा आपका सिलेंडर। क्या आपको लगता है कि सिलेंडर का एक्सिलरेशन आई कैप की तरफ है सेंटर ऑफ मास का, तो इसको ACM तो सबको एज इट इज मिलेगा, और जिस हिसाब से रोटेट कर रहा है उस हिसाब से नीचे वाला पॉइंट जो है वो इधर ही जाएगा घूमता हुआ अल्फा आर से। सो क्लियरली आई नीड टू अंडरस्टैंड एंड कन्विंस माई सेल्फ विथ वन थिंग, दैट द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द सिलेंडर हैज़ गॉट ACM प्लस अल्फा आर। और यहाँ एज सच देखा जाए तो डायरेक्ट ACM और अल्फा आर में कोई रिश्ता नहीं है ना, कोई रिश्ता नहीं। जितना जो फ्रिक्शन है उस हिसाब से घूम जाएगा वो, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस हिसाब से घूम जाएगा। एज सच देयर इज नो बाध्यता, एंड क्लियरली आई डोंट नीड एनी बाध्यता। सो आई हैव गॉट द 3 इक्वेशंस, जिसमें मैं सॉल्व कैसे करूँगा इसको, इसी इक्वेशन को यूज़ करता हूँ। mg माइनस एफ इज इक्वल टू व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, m इंटू ACM। m ACM की जगह मैं f लिख देता हूँ, एंड सेकंड टर्म क्या, m इंटू अल्फा आर। सो m इंटू अल्फा आर की जगह मैं 2f लिख देता हूँ। सो क्लियरली इफ आई सॉल्व इट आई गेट फ्रिक्शन निकाल लो पहले, सबसे पहले तो 2 3 4 फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई mg/4। एंड वंस यू हैव द फ्रिक्शन देन यू कैन गेट द प्लैंक का एक्सेलरेशन। या फ्रिक्शन डाल दो, है ना। प्लैंक का एक्सेलरेशन तो ACM और अल्फा इंडिविजुअली निकालने की जरूरत नहीं है। आप प्लैंक एक बार फ्रिक्शन पता चल गया तो वैसे ही पता चल गया ना आपको। प्लैंक की इक्वेशन फिर से लिख दो, mg माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma प्लैंक। तो फ्रिक्शन mg/4 है, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक, a प्लैंक कम्स आउट टू बी 3g/4। सो यू कैन गेट एवरीथिंग, है ना। और बाय द वे अगर ACM और अल्फा निकालने हैं तो वो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो ऐसा देयर इज़ नो रिश्ता हियर कि यहाँ कौन कितना घूम रहा है क्या नहीं घूम रहा है। लेकिन ये है कि रिश्ता ये होता है कि इसकी एक्सेलरेशन और इस सिलेंडर के बॉटम की एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए। दैट इज़ अ मैंडेटरी रिश्ता, वो जरूरी है। ऑलराइट, मोस्ट ऑसम क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। आप देखिए इसमें एक वही अपनी चरखी है, स्पूल है ये, है ना। आप सबके घरों में ये स्पूल अवेलेबल होगा। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन लेट मी रेज अ टीनी टाइनी ऑब्जर्वेशनल फैक्ट। तो इस तरह की अगर आप एक चरखी लेते हैं, है ना, एंड समहाउ ये इसके ऊपर रस्सी लपेटी हुई है, समहाउ आप एक ऐसी व्यवस्था में इसको जमाइए ऐसे, मतलब रस्सी कहाँ से आ रही है आप देखो, रस्सी लपेट लपेट के नीचे से आ रही है और आप इसको खींचेंगे। ये सवाल जिन जिन आप में से बच्चों से मैंने इंटरेक्ट किया है, अक्सर 11वीं क्लास में आते ही मैं ये प्रश्न आपसे पूछता हूँ, और मैं ये भी आपसे कहा होगा कि इसको करके देखना। लोगों को समय नहीं मिल पाता है, लोग नहीं करते, है ना। एनीवेज, तो इस स्ट्रक्चर को आप रखिए और रस्सी नीचे से आनी चाहिए। रस्सी किधर से आनी चाहिए, नीचे से, और आप इसको पकड़ के रखिए और आप इसको प्यार से खींचिए हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस पर रखने के बाद। ये सरफेस थोड़ा सा ठीक ठाकली रफ होना चाहिए, रफ, है ना। इसको आप खींचोगे तो यू आर गोइंग टू प्रिडिक्ट कि ये किधर जाएगा।
ईमानदारी आपके पास कूट कूट के भरी हुई है, इसलिए जस्ट थिंक ऑफ कि किधर जाएगा, है ना। मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स विल सर्टेनली से कि ये पीछे जाएगा, ऐसे पीछे जाएगा, एंड इट इज़ गोना रोटेट लाइक दिस, ऐसे रोटेट करता हुआ, है ना, ऐसे रोटेट करता हुआ ये पीछे चला जाएगा जब हम खींचेंगे इसको तो, ठीक। लेकिन व्हेन यू एक्चुअली परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं होगा। इट इज़ गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू, ये आपकी तरफ आएगा और ऐसे घूमता हुआ आएगा, है ना। जब आप इसको खींचोगे तो ये आपकी तरफ आएगा और रस्सी लपेटने लग जाएगा। हो सकता है हम में से कई लोगों ने ये कर रखा हो, तो दे माइट अग्री, बट many of us will certainly predict this, and then if they perform this experiment and then they will realize कि ये इस तरफ आता है, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो वो जवाब भी हमें मिलना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसका मेरे पास कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, तो ये ज़रूर से एक्सपेरिमेंट करो, है ना। टेक अ ब्रेक, गो टू योर स्टोर रूम, पिक दिस अप, इट विल मियरली टेक्स 4 to 5 minutes, और इसको करके देखो, ठीक है। और अगर आप इसको ये सोच के ये परफॉर्म करते वक्त पाते हैं तो देन दैट्स अ गुड सरप्राइज टू यू। यू कैन इवन आस्क दीज क्वेश्चंस टू योर फैमिली मेम्बर्स, है ना। पहले उनसे कहो कि प्रिडिक्ट करो ये किधर जाएगा, और फिर करके दिखाओ। तो इसका देखिए जो लॉजिक है वो ये है कि आप ये देखो, ये मैंने खींचा तो नहीं है इसको, लेकिन एक मास लटका दिया, तो सर्टेन सी बात है कि ये मास लटक रहा है। तो अब आप भी क्योंकि वर्क एनर्जी पढ़ चुके हो, तो एटलीस्ट वर्क एनर्जी का भी मैं उपयोग कर सकता हूँ उसको समझाने में। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा असंभव सा लगता है कि ये घूम के चाहे लेफ़्ट की तरफ जाए चाहे राइट की तरफ जाए। अगर ये हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस पे घूम रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही। लेकिन ये बड़ा असंभव सा लगता है कि ये ऊपर उठ गया अपने आप से, मतलब ये रोल कर रहा है लेफ़्ट राइट वो देखा जाएगा, बट ये ऊपर नहीं उठ सकता 100%। ये अगर सेटअप को मैं छोड़ दूंगा ये तो नीचे ही जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, है कि नहीं। और अगर आप इसको खींच रहे हो तो व्हेन यू आर पुलिंग समथिंग 100% एक रस्सी आपकी तरफ ही आएगी। ऐसा कहाँ होता है कि यार आप खींचते हो और उल्टा जाते हो। व्हेन यू आर द इनिशिएटर, यू आर पुलिंग समथिंग एंड यू आर गोइंग उल्टा, दैट डजंट हैपन। तो क्लियर सी बात है कि इस सेटअप में ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये जो रस्सी है ये इस तरफ जाएगी, और अगर ये इस तरफ जाएगी तो 100% ये बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द छोटा गोला ये भी आई कैप की तरफ ही जाएगा। इसमें तो कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए, है ना। यू विल हैव टू कन्विंस योरसेल्फ विद द फैक्ट दैट ये रस्सी इधर जाएगी आई कैप की तरफ फॉर श्योर, और जिस जगह ये रस्सी लपेटी हुई है उसका ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये भी आई कैप की तरफ ही जाएगा, ठीक। तो जैसा कि आपने नोटिस किया कि ये इधर आता है और ये ऐसे घूमता है, ठीक। अगर ये इधर आता है और ये ऐसे घूमता है तो क्लियर सी बात है कि प्योर रोलिंग की कंडीशन तो यहाँ पर एक्ट करेगी, और अगर प्योर रोलिंग की कंडीशन यहाँ पे एक्ट करेगी तो ये एसीएम और अल्फ़ा के हिसाब से जब मैं बॉटम को वेरिएबल्स अलॉट करूँगा तो एसीएम तो दूंगा मैं इसको इस तरफ, है ना, और अल्फ़ा आर में दूंगा इसको, अल्फ़ा 2R में इसको दूंगा बैकवर्ड्स। तो एसीएम तो लगेगा इधर और अल्फ़ा इंटू 2R लगेगा बैकवर्ड्स, और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि प्योर रोलिंग की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो मेरी पहली कंडीशन होगी एसीएम इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 2R, ये कंडीशन मेरी ट्रुथ है, ओके। अब मैं बात करता हूँ सेम पैरामीटर्स अगर मैं इस पॉइंट को देता हूँ तो शर्तिया बात है कि एसीएम तो मैं सेम दूंगा, सेम टू सेम कॉपी कर दूंगा, लेकिन यहाँ मैं अल्फ़ा 2R नहीं दूंगा क्योंकि रेडियस ही 2R नहीं है इसकी, तो इसको मैं अल्फ़ा आर दूंगा जो कि इस वेक्टर करते छोटा होगा। अल्फ़ा आर जो होगा वो अल्फ़ा 2R से तो छोटा ही होगा ना। तो डेफिनेट सी बात है कि ये राइट साइड की तरफ पॉइंट करने वाला एक्सेलरेशन वेक्टर विजेता घोषित हो जाएगा। एंड इफ दिस इज द केस देन 100% एसीएम में से अल्फ़ा आर डिडक्ट हो जाएगा और कुछ बचेगा, और जो बचेगा वही हमारा एक्सेलरेशन होगा, और सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ओके। सिंस I am pulling the rope, then I expect that the rope should come towards me. And if the rope is coming towards me, this bottommost point should also come towards me. And if I assume these variables, which variables? ACM and alpha. ये variables assume करके मैं अगर justify करता हूँ pure rolling को, तो ये वाला जो point है ये I cap की तरफ आ जाता है। इसका मतलब अगर ये ACM और alpha opt करेगा तो रस्सी खींचने पर रस्सी भी आएगी और ये bottommost point भी आपकी तरफ आएगा। कौन सा bottommost point? ये वाला point, ये नहीं, ये वाला point, this bottom point, छोटे गोले का, है ना। आई सपोज इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, अभी मैंने बनाया था ना, स्पूल बनाया था ये ऐसा। तो ये जो बड़ा वाला चक्का है वो तो ये रहा दिस वन, और ये जो छोटा वाला है जिस पर रस्सी लपेटी हुई है ये तो बीच में है ना।
अच्छा, यही अगर मैं उल्टा सोच लेता, मतलब जो कि हमारा प्रिडिक्शन रहा हो सकता है कि ये इधर जा रहा है एसीएम से और अल्फा से ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इन वेरिएबल्स के तहत मेरे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई एम पुलिंग इट इन द राइट डायरेक्शन, इन स्पाइट ऑफ एक्सपेक्टिंग दैट दिस पॉइंट इज सपोज टू कम इन द राइट डायरेक्शन, अगर मैं ये वेरिएबल्स अज्यूम करता हूं तो इन वेरिएबल्स के हिसाब से ये पॉइंट किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ, एंड दैट इज गोना बी अ मिसमैच। एंड देयरफॉर अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पे प्योर रोलिंग करवा रहे हो तो 100% इसको किधर आना पड़ेगा, राइट साइड, बिकॉज सिंपल रीजन इज आई एम पुलिंग द रोप, आई एम एक्सपेक्टिंग द रोप टू कम टूवर्ड्स मी, एंड ऑल्सो द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज ऑल्सो सपोज टू कम टूवर्ड्स मी। सो दिस इज वन लॉजिक बाय विच वी कैन एक्सेप्ट इट, है ना। इस जो मैंने अभी इतनी सारी बातें बोली इसको आप फिर से सुनो, तसल्ली से सुनो, स्लो डाउन करके सुनो, क्योंकि पूरे लेक्चर की सबसे खास बातों में से ये बात है जो मैंने अब बोली है। ओके, तो फिलहाल जो माहौल है उस हिसाब से मैंने इसका एफबीडी बनाया। देखिए मैंने टेंशन इधर लगाई है और एसीएम और अल्फा वही दिए हैं जो आपका ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट ऑल्सो इन द प्रीवियस डिस्कशन। अच्छा, अगर ये एसीएम और अल्फा है तो ये देखिए टेंशन एसीएम तो दे देगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं देखता हूँ तो ये टेंशन इस स्ट्रक्चर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और यही कारण था कि हम गलत प्रेडिक्ट किए थे। तो फ्रिक्शन इज द वन विच इज गोइंग टू एक्ट बैकवर्ड्स, एंड फ्रिक्शन इज द टॉर्क प्रोवाइडर। फ्रिक्शन एक टॉर्क प्रोवाइडर बनेगा। अब आपको ये समझना पड़ेगा, एसीएम के तहत तो टेंशन से फ्रिक्शन कम होगा, तभी तो टी माइनस एफ इजिकल टू एम एसीएम लिखोगे, लेकिन टॉर्क वाइज फ्रिक्शन का टॉर्क ज़्यादा होगा। तो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड तो टेंशन से कम है, लेकिन फ्रिक्शन का टॉर्क टेंशन से ज़्यादा है। ऐसा क्यों हो पाया? बिकॉज फ्रिक्शन गॉट द प्रिविलेज ऑफ एक्टिंग एट अ ग्रेटर रेडियस, 2r पे लग रहा है ना फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का टॉर्क, दैट इज वाई फ्रिक्शन का टॉर्क ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, मीनवाइल एसीएम इक्वल टू अल्फा आर हमारी कंडीशन है ही सही, हमारी ये कंडीशन तो है ही ना, एसीएम इक्वल टू अल्फा आर, सॉरी अल्फा इंटू 2r, द रोलिंग रेडियस होती है r। तो एक कंडीशन, एक इक्वेशन मेरी आ जाएगी ए सी एम इज इक्वल टू अल्फा इंटू 2r, ये मैंने पहले भी लिखी थी, फिर लिख दी। अच्छा, रही बात इसके एक्सेलरेशन की, इस पॉइंट के, इस पॉइंट का क्या होगा, ए सी एम तो आगे होगा और अल्फा आर पीछे होगा। तो मैं अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कहूँ, चाहे रस्सी का कहूँ, चाहे इस रस्सी का कहूँ, चाहे इस ब्लॉक का कहूँ, तो मुझे इसका एक्सेलरेशन ये लिखना चाहिए, ए सी एम माइनस अल्फा आर, है ना, क्योंकि ए सी एम तो है राइट साइड और अल्फा आर है बैक साइड। ठीक है, अल्फा आर क्योंकि आर रेडियस से रस्सी आ रही है, और अगर ए सी एम और अल्फा 2r बराबर हैं तो क्या मैं इस अल्फा आर की जगह ए सी एम बाई 2 लिख सकता हूँ? अब ए सी एम में से ए सी एम बाई 2 घटाओगे तो क्या आएगा, ए सी एम बाई 2। तो मेरा एक्सेलरेशन ब्लॉक का भी क्लियर कट प्रेजेंट हो गया। अब अपने को कुछ नहीं करना है, अब अपने को टेंशन माइनस, एक इक्वेशन लिखनी, टेंशन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए सी एम, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो आप एफ इंटू 2r माइनस टी इंटू आर इज इक्वल टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में दे रखा है, नॉट क्वेश्चनेबल। ये इतना कार्यक्रम आपको करना है। ये जो लोअर मोस्ट इक्वेशन है इसको चाहो तो अपन थोड़ा सा सुधार सकते हैं, आर आर सारे आर काट दिए और आर अल्फ़ा को लिख सकते हो, या इनफैक्ट 2r अल्फ़ा को लिख सकते हो, यहाँ 2 भी है, आर भी है, अल्फ़ा भी है, 2r अल्फ़ा को एसीएम लिख सकते हो। तो ये आपकी प्रथम इक्वेशन है। इसको थोड़ा काटा पीटी करोगे तो क्या आएगा, 2f माइनस टी इज इक्वल टू एम ए सी एम, सो दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। एंड लास्टली ये लटके हुए ब्लॉक की इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, एम जी माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम ए सी एम बाय 2। सो आई हैव गॉट द 3 इक्वेशंस, और इन तीनों इक्वेशनों को आपको डील करना है। अब आप कैसे इसको डील करते हैं सोचो, एक के नीचे एक लिखो। क्लियरली आई कैन इरेडिकेट फ्रिक्शन बाय मल्टीप्लाइंग दिस विथ 2 एंड एडिंग विथ इट। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करो, अरे अच्छी बात है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 2 3 तीनों को ऐड कर दो, नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर दो, तो टेंशन भी कट जाएगा और फ्रिक्शन भी कट जाएगा। ओके, तो जब आप आंसर निकालेंगे तो इससे क्लियर कट द आंसर विच आई एम गोइंग टू गेट इज, जस्ट गेट इट, फिर मैं कंफर्म करता हूँ। तो ये मैंने टॉप की इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 को, एंड उसके बाद मैंने बाकी दोनों इक्वेशन नीचे लिख के ऐड कर दिया है, एंड आई गॉट द एक्सेलरेशन टू बी 2g/7 फॉर सेंटर ऑफ मास। दिस इज द ब्लॉक्स एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन, टेंशन वगैरह सबकी वैल्यूज़ आपके सामने निकाल के रखी है ना। तो दिस वॉज अ गुड वन। इफ़ यू कैन, अगर आपको लगता है कि आपको फिर से सुनना चाहिए तो यू कैन लिसन टू दिस क्वेश्चन अगेन। ठीक है, अभी मैं बीच में एक ट्रिक और बताऊंगा आपको जिससे और आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि ये किधर जाएगा। एक क्लू और मिलेगा आपको, है ना, बहुत जल्द। ओके, सो आज की क्लास समाप्त करने से पहले एक और ट्विस्ट आपको दिया जाए। सेम क्वेश्चन,
द वेरी सेम क्वेश्चन बट द स्ट्रक्चर इज स्मूथ। ये प्रश्न आपको करना है। मेरे हिसाब से मुझे पॉज करो एंड स्पेंड 5 मिनट्स गेटिंग द आंसर्स। आपका सवाल है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। निहायत ही आसान सा प्रश्न है, हालांकि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मुझे पॉज कर देना बिकॉज आई विल स्टार्ट स्पीकिंग द सोल्यूशन नाउ एंड दे आई गो। आप देखिए स्मूथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ज़मीन ने तो कोई कंडीशन नहीं लगानी है, फिसले नहीं फिसले उसको कोई मतलब नहीं है, जिद नहीं है, कोई जिद नहीं। और जब जिद नहीं है तो फिर अपने फीलिंग पे चलो, जो आप शुरू में सोच रहे थे। अगर आप किसी के पैरों को पकड़ के फॉरवर्ड खींचते हो तो शर्तिया बात है कि खींचा है तो एसीएम तो इधर ही होगा, और क्योंकि सेंटर ऑफ मास के नीचे वाले पॉइंट को पकड़ के खींचा है, इसलिए मेरी गट फीलिंग ये कहती है, ऑब्जर्वेशनल फैक्ट ये कहता है कि ऐसे ये घूमेगा। और जब ये ऐसे घूमेगा तो एफबीडी क्या होगा, इधर लग रहा है टेंशन टी, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, देयर इज नो फ्रिक्शन। तो बस फिर धनाधन इक्वेशन लिख दो, टेंशन इज इक्वल टू एम ए सी एम एंड सी ओ एम के अबाउट टॉर्क देखो, टेंशन इंटू आर। सी ओ एम के अबाउट टॉर्क लिखने से बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि आपको सूडो फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि सी ओ एम के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो सी ओ एम अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स जो बनेगा वो सी ओ एम पे ही लगेगा, तो उसका टॉर्क नहीं आएगा। सो दीज आर द टू इक्वेशंस पीपल। अब है असली खेल, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस फेलो। तो इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए तो इन अल्फ़ा और ए सी एम के हिसाब से बॉटम मोस्ट पॉइंट को ए सी एम तो मिलेगा ही मिलेगा इधर, और चूंकि ये रोटेट कर रहा है ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, तो बॉटम सेंटर ऑफ मास के नीचे वाले लोग किधर जा रहे हैं, राइट साइड, तो इसमें ऐड हो जाएगा अल्फा इंटू द करस्पॉन्डिंग रेडियस विच इज़ आर। तो ये जो लटकेला ब्लॉक है इसका जो एफ बी डी होगा वो होगा, नीचे लग रहा है एम जी, ऊपर टेंशन टी, और रही बात एक्सेलरेशन की तो वो होगा ए सी एम प्लस अल्फ़ा आर। यहाँ कोई रिश्ता नहीं है ए सी एम और अल्फ़ा आर में, क्योंकि ज़मीन ने कोई बंदिश नहीं डाली। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, एम जी माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम टाइम्स ए सी एम प्लस अल्फ़ा आर। देयर इज़ नो रिलेशन इन ए सी एम एंड अल्फ़ा हियर। क्लियरली आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ एम ए सी एम क्रिएट होगा, फिर यहीं पे एम अल्फ़ा आर भी क्रिएट होगा, तो एम ए सी एम की वैल्यू तो यहाँ टी डाल देना फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म की वैल्यू यहाँ से काट कूट के 2t डाल देना, है ना। एम अल्फ़ा आर भी क्रिएट हो रहा है और एम ए सी एम भी क्रिएट हो रहा है, तो एम ए सी एम तो हो गया टी, और ये आर और आर काटोगे तो व्हाट कैन आई राइट एज एम अल्फ़ा आर इज़ 2t। तो क्लियरली यहाँ से आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी t, और 2t कितना होता है, 4 mg/4। सो टेंशन कम्स आउट टू बी mg/4 पीपल। एंड वंस यू हैव ऑब्टेन द टेंशन देन तो इस लटकेले ब्लॉक का आंसर क्या हो गया, आंसर ए ब्लॉक इज गोइंग टू बी 3g/4। टेंशन मिल गई उसके बाद तो एक्सेलरेशन मिल ही गया ना। ओके, सो दिस वाज द क्लोजिंग क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। आने वाले लेक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। रोटेशन इज गोना अचीव इट्स पीक।